हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, पालमपुर गांव की कहानी, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट कहाँ तक देखे थे? हम लोग देखे थे उत्पादन के कारक तक। उत्पादन के क्या कारक होते हैं? तो 4 कारक होते हैं, आपको याद होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है पालमपुर में खेती। ठीक है, तो पालमपुर में खेती, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो पॉइंट वाइज कुछ कुछ पढ़ना है और कुछ जानकारी लेना है कि भारत में खेती का क्या हालचाल रहता है। वही आपको इस काल्पनिक गांव के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है कि इंडिया में जो खेती होता है वो कैसा है, उसका इमेज कैसा है, वो आपको दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला बात लिखा हुआ है कि भूमि अस्थिर है। क्या बोल रहा है कि भूमि जो है वो अस्थिर है। अस्थिर मतलब रुका हुआ या एक जैसा, जहाँ है वहीं है, इस टाइप में। तो आप सोच रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? अस्थिर है मतलब वो अपना आकार बड़ा नहीं कर रहा है, वो जैसा था वैसे ही है। अब हम लोग सोचते हैं कुछ, क्या दिया हुआ है यहाँ। पालमपुर में गांव में जो आप लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसमें आपको पता होगा कि खेती ही है जो मुख्य क्रिया है। ठीक है, काम करने वाले जितने भी लोग हैं उसमें 75% लोग वो आजीविका के लिए यानी कि जीवन जीने के लिए किस पे निर्भर हैं? तो खेती पे। और वो जो खेती कर रहे हैं उसमें अधिकतर किसान हैं और कृषि श्रमिक है। किसान जिसका खेत होता है, कृषि श्रमिक, श्रमिक यानी कि जो वहाँ पे खेत में लेबर का काम करता है वो। ठीक है, तो इस तरह का हालत है वहाँ। लेकिन लिख रहा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ खेती करने के लिए भूमि जो है, भूमि वो खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः अस्थिर होता है। ये तो पढ़ना है। क्या होता है? अस्थिर होता है, यानी कि भूमि बढ़ नहीं रहा है। लिख रहा है पालमपुर में जो 1960 साल 1960 आज़ादी के बाद जो भूमि वगैरह में चेंज किया गया, सिस्टम चेंज किया गया, तो बहुत सारा चेंज शुरू में आया था आज़ादी के बाद। लिख रहा है 1960 से आज तक कोई भी ज़मीन का विस्तार नहीं हुआ है और ज़मीन बढ़ा नहीं है। बोले ज़मीन विस्तार कैसे होता है? विस्तार यानी कि और बड़ा कैसे कर सकते हैं ज़मीन को? देखिए क्या होता था पहले ज़माने में, ज़मीन जो है वो बंजर रहता था। बंजर यानी कि वो किसी का नहीं है, धीरे धीरे उस पर खेती वगैरह शुरू होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे उस पर खेती शुरू होता था, तो बंजर भूमि को क्या किया जाता था? इंसानों के द्वारा उस पर हल चला के, उसको कोड़ के और उसको खेती के लायक बनाया जाता था। तो जितना पालमपुर में जगह था उसको खेती लायक बनाने का काम क्या था, 1960 तक हो गया था। अब रेयरली ही था जो और भी कि हम लोगों को ज़मीन मिल पाता पालमपुर में। ठीक है, तो पालमपुर में अब ज़मीन बढ़ाने का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितना ज़मीन था उसको हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, वही लिख रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है कि अब वहाँ पे और भी आपको खेती का ज़मीन मिलेगा। ठीक है, तो भूमि अस्थिर है। आप लोग समझ रहे हैं भूमि कैसे अस्थिर है? क्योंकि अब आपको और ज़मीन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मापने का तरीका बताया है कि ज़मीन को जो मापा जाता है उसका मानक यानी कि स्टैंडर्ड जो इकाई है, ठीक है, वो तो हेक्टेयर है। हेक्टेयर क्या है? हेक्टेयर है। हेक्टेयर कितना होता है? 100 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर चौड़ा, किलोमीटर बोल दिए, सॉरी, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ये स्क्वायर जो बना यही 1 हेक्टेयर है। समझ आ रहा है आपको? 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, किलोमीटर नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी एरिया को क्या बोलेंगे? हेक्टेयर। लेकिन हर एरिया में अपना अपना तरीका होता है किस चीज़ का? अपना अपना एक शब्द लोग ज़मीन नापने का रखता है। जैसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ बीघा, बिहार वगैरह में, यूपी में चलता है बहुत। गुंठा, और आप लोग एक सुने होंगे कट्ठा। ठीक है, इस तरह का चीज़ बहुत सारा जगह पे चलता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, और ये सब का मानक भी अलग अलग है। कट्ठा यहाँ कुछ होगा, बिहार में कुछ होगा, कहीं और कुछ और होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है।
ठीक है। तो जनरली सरकार इसमें मापता है हर चीज़, हेक्टेयर में। आगे सेकंड नंबर जो दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं खेती के बारे में, पालमपुर में खेती कैसे होता है। सेकंड नंबर में, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है। यानी कि अब तो आप लोग एक चीज़ पढ़ लिए कि ज़मीन तो अस्थिर है वहाँ, यानी कि अब ज़मीन बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या उसी ज़मीन से हम लोग पैदावार बढ़ा सकते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग। उसी ज़मीन उतना ही है, क्या हम लोग उससे और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। देखिए क्या तरीका है। लिख रहा है कि पालमपुर गांव जो आप पढ़ रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा सुविधा है, वो लगता है कि वो यूपी के पश्चिमी साइड का गांव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूपी का पहली बात पश्चिमी जो गांव है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ सिंचाई का सुविधा है, ये सारा चीज़, वहाँ बिजली है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी है, सारा चीज़ वहाँ मिलता है। इसीलिए बोल रहा है कि पालमपुर जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का एक गांव लगता है। ठीक, यहाँ पर कोई भी जो भूमि है उसको बेकार नहीं छोड़ा गया है, बेकार नहीं छोड़ी जाती है। ठीक, बरसात के मौसम में, बरसात समझ रहे हैं, अब मानसून सीजन, बरसात के मौसम में खरीफ फसल होता है, इसको भी आपको याद रखना है। खरीफ फसल कब होगा, यही गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में। और रबी फसल होता है ठंडे के मौसम में। ठीक, तो ये जो खरीफ फसल का टाइम है, गर्मी का टाइम यानी कि बरसात का टाइम है, वहाँ पे किसान क्या उगाता है, ज्वार और बाजरा। नाम सुने ना आप लोग, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा ये सब। और ये ज़्यादातर देखिए खाने का तो इंसान भी खाता था, लेकिन ज़्यादातर अभी पशुओं के लिए ये उपजाया जाता है, पशु लोग ज़्यादा खाता है इसको। ठीक, फिर अक्टूबर से दिसंबर का मंथ आता है, इस समय वहाँ पे आलू लगाया जाता है, आलू बीच का जो समय बच रहा है। फिर जब सर्दी का समय आता है, सर्दी के समय वहाँ पे गेहूँ लगाया जाता है। यानी कि एक ही ज़मीन है लेकिन उसको समय समय पर अलग अलग फसल को उगाया जा रहा है उस पर। ठीक है, तो उस पर जब अलग अलग फसल को उगाया जा रहा है तो बताइए, ज़मीन तो वही है लेकिन पैदावार डबल तिबल दे रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग भूमि कैसे नापते हैं कि कितना उत्पादन करेगा। नापने का तरीका यह है कि एक बार आप ज़मीन में कुछ लगाएं, वो आपको कितना पैदावार दिया, वही है आपका उत्पादन। लेकिन क्या हम लोग ज़मीन से पैदावार बढ़ा सकते हैं, एकदम बढ़ा सकते हैं। कैसे, कि हम लोग एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा तरीके का खेती करें, एक से ज़्यादा चीज़ों का खेती करें, तब जाके वो क्या होगा, तब जाके वहाँ पे खेती बढ़ेगा। ठीक है, और भी बोल रहा है कि हाँ, दूसरे एरिया में, किसी किसी एरिया में गन्ने की भी खेती होती है, और जिसका साल में एक बार कटाई होता है। और ये फिर कहाँ बेच दिया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा होता था, बहुत जो बड़े बड़े किसान थे उनका जो एक्स्ट्रा हो जाता था वो जाके मंडी में बेच देता था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने का ज़रूरत है। बोल रहा है, आपको ध्यान से सुनिए, कि जो पालमपुर गांव है वहाँ पे इतना सारा जो खेती हुआ, वो खेती कैसे कर सकता है वो लोग। यानी कि वहाँ पे जो खेती हो रहा है वो कैसे खेती करेगा, ये आपको सोचना है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिंचाई। क्या ध्यान रखना है, सिंचाई। वहाँ पे सिंचाई का एकदम बहुत ही अच्छा विकसित अवस्था है। अब देखिए, जब आप खेती करेंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है पानी का, ज़मीन तो चाहिए ही, सेकंड नंबर में आपको चाहिए पानी। अब पानी तो साल भर गिरता नहीं है, अब पानी साल भर नहीं गिरता है तो आपको क्या चाहिए, सिस्टम, सिंचाई, इरिगेशन। ठीक है, अब सिंचाई अगर नहीं रहेगा तो आप फसल में पानी डालिएगा क्या, अब पानी नहीं डालिएगा तो फिर फसल होगा नहीं। इसीलिए तो जो पालमपुर गांव में खेती हो पा रहा है, आप सोचते होंगे हमारे यहाँ भी ज़मीन, हम भी लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएंगे। अभी जो हालत हो रहा है देखिए, क्या खेती अच्छे से हो पा रहा है। इस बार मानसून अच्छे से हमारे यहाँ नहीं आया ठीक से, तो बताइए क्या खेती अच्छे से हो रहा है, नहीं, मुश्किल हो रहा है बहुत। तो कितना ये कुओं के रहट से, जो पहले सिंचाई का सिस्टम था वहाँ पे पालमपुर गांव में, वो क्या था कि रहट से होता था, यानी कि जो पानी उठा उठा के ऐसे नहीं डालते वो। लेकिन समय बीतता गया तो आज़ादी के कुछ दिन बाद ही इस गांव में बिजली आ गया। ठीक है, कौन से गांव में, पालमपुर में। और पालमपुर में जब बिजली आ गया तो नलकूप लगाए गए,
नलकूप, और नलकूप जब लगाया गया तो सिंचाई बहुत अच्छे से होने लगा। ठीक है, सिंचाई बहुत अच्छा सिस्टम हो गया वहाँ। और यहाँ जो नलकूप लगाया गया था वो सरकार के द्वारा भी लगाया गया, और कोई प्राइवेट इंसान खुद लगाना चाहे वो भी लगा लिया। और 1970s के आसपास आते आते ये जो क्षेत्र है पालमपुर, वहाँ लगभग क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में क्या होने लगा, सिंचाई होने लगा। अब ये पालमपुर एक विकसित गांव है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन आप देखिए भारत का लिखा हुआ है, भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। क्या बोल रहा है, अगर आप भारत पूरा घूम लें तो आपको ऐसा सिंचाई का सिस्टम नहीं दिखेगा। तो आप फिर सोचिए कि क्या पूरे भारत में इस तरह का खेती हो सकता है क्या, तो आप आंसर देंगे कि नहीं हो सकता है। ठीक, इंडिया में जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे पानी मिल जाता है, और जो तटीय क्षेत्र है, तट, समंदर का तट वाला क्षेत्र, इस तटीय क्षेत्र में पानी मिल जाता है। लेकिन जो पठारी वगैरह क्षेत्र है, इस एरिया में सिंचाई का पर्याप्त सुविधा नहीं रहता है। लिख रहा है, देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के जितना इंडिया में कृषि होता है, ठीक, उसका 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। मतलब अगर इंडिया में इतना बड़ा है खेती का ज़मीन, तो लगभग इतना क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई होता है। शेष क्षेत्रों में खेती कैसे होता है, तो डिपेंडेंट होता है वर्षा पे। पानी गिरेगा तो खेती करेंगे, नहीं गिरेगा तो नहीं करेंगे। और इसका लाइव एग्जाम्पल अभी आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ये है, क्या उसी भूमि से पैदावार बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग ये समझें कि हाँ, एक से ज़्यादा फसल की खेती करें और सिंचाई का उन्नत व्यवस्था हो, तो हम लोग एक ही ज़मीन से, उसी ज़मीन से बहुत सारा उत्पादन कर सकते हैं। और इसी को बोला जाता है एक वर्ड में, जब, ध्यान से सुनिए, जब एक साल में एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाया जाए तो उसको बोला जाता है बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोला जाता है, बहुविध फसल प्रणाली। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक ज़मीन पर जब एक से ज़्यादा फसल उगाया जाए तो उसको बोलेंगे बहुविध फसल प्रणाली। जनरली आप देखते होंगे किसान कम से कम 2 तो उगाते हैं। हम लोग के यहाँ देखिए, हम लोग के यहाँ बरसात के मौसम में चावल होगा, यानी कि धान, और ठंडे के मौसम में गेहूँ होगा। ठीक, और बारी वगैरह में बहुत आलू वगैरह भी लगाया जाता है, प्याज वगैरह भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी ज़मीन से हम लोग पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कुछ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा से समझ लीजिए क्या है। 1950 के समय में इंडिया में कितना क्षेत्र, कृषि क्षेत्र था, कितना लाख हेक्टेयर, तो 120 लाख हेक्टेयर। समझ रहे हैं, 120 लाख हेक्टेयर था ज़मीन। और जो 2012 का रिपोर्ट हम लोगों के पास है लास्ट, वो 155 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी कि क्या लग रहा है आपको, खेती का ज़मीन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। और कैसे बढ़ा होगा, ये विकास का अवस्था है, विकास का तरीका ही है। लोगों को हमेशा विकास करना होता है, तो जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतना ज़्यादा, जहाँ पे भूमि हो सकता था जंगल काट के भी खेती के लिए ज़मीन बनाया गया है। ठीक है, हालांकि जंगल काटने का अपना नुकसान है, लेकिन लोग काट के बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे पढ़ लिए कि पालमपुर गांव में कैसा खेती होता है। अब आपको अपने एरिया में इसका ये प्रैक्टिकल करके देखना है, लोगों से पूछना है फसल का नाम, कब बोया जाता है, किस माह में काटा जाता है, और सिंचाई के लिए क्या क्या सुविधा है। तब आप जान पाएंगे कि आपके एरिया में कितना विकसित अवस्था में ये खेती है। समझ रहे हैं, यहाँ पे जो आपको चैप्टर में समझा रहा है वो एक आदर्श गांव पालमपुर के बारे में एग्जाम्पल देके समझा रहा है। लेकिन क्या देश का भी वही हालत है, ये आपको समझाने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, कंपेयर करके देखते रहिए। अब लिख रहा है कि आपने देखा होगा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका तो बहुविध फसल प्रणाली है। आप अभी क्या पढ़ें कि
अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो एक तरीका तो है बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक ही ज़मीन पे एक से ज़्यादा 2-3 तरह का फसल उपजाया जाए। लेकिन क्या दूसरा तरीका भी है? एकदम है। लिख रहा है, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए आया है, आधुनिक कृषि विधि। आधुनिक कृषि विधियों का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये बोल रहा है कि एक तो तरीका है ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादन करने का, एक से ज़्यादा फसल उगाया जाए, लेकिन और भी तरीका है आधुनिक कृषि विधियों। ठीक है, आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइप का। ये जो कृषि हम लोग परंपरागत टाइप से कर रहे हैं उसको, उस तरीके को छोड़ के हम लोग मॉडर्न तरीका अपनाएं तो इससे और भी ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। ठीक, अब देखिए, अब आपको समझना है 1960s का इंडिया। ठीक, 1960s का इंडिया कैसा था उसके बारे में आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो थोड़ा सा हम लोग के यहाँ इतना अंग्रेज़ लोग तबाही मचाया था कि हम लोग ना अपने खाने के लिए भी हम लोगों के पास नहीं था। इतना प्रॉब्लम में आज़ादी के समय था, लेकिन समय के साथ अभी इतना हो गया है कि हम लोग दुनिया को भी खिला सकते हैं। तो ये सुधार कैसे हुआ? तो सबसे पहले बात, एक डिफिनेशन सीखिए, दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। उपज कितना हो रहा है इसको कैसे मापा जाता है? तो एक बार एक ज़मीन पर एक मौसम में कितना फसल उगाया जा सकता है, उसी को नापा जाए तो बोलेंगे कि उस ज़मीन का पैदावार इतना होता है। 1960s का जो हाल है, 1960s में क्या होता था? तो पारंपरिक बीज, पारंपरिक, आप लोग परंपरा वर्ड सुने ना? परंपरा जो चला आ रहा है समय के साथ, जो चला आ रहा है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, वही है परंपरा। तो हम लोग बीज कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जो परंपरागत है, जो हम लोग बचा के रखते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। ठीक, जिससे उपज आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। उपज उससे ज़्यादा नहीं होता है, परंपरागत बीज है उससे उपज कम मिलेगा। और जो उर्वरक यूज़ करते हैं, उर्वरक से यानी कि फर्टिलाइज़र, जो आप अपने भाषा में खाद बोल सकते हैं, खाद। वो खाद भी जो होता था वो पहले क्या होता था? पहले क्या, अभी भी होता है, गोबर और प्राकृतिक खाद, जैसे ये राख वगैरह डाल देते हैं, आग का जलाया हुआ लकड़ी का जो राख होता है वो सब डाल के हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है कि इससे पैदावार बढ़ नहीं पाता है ज़्यादा, जो उस समय का हाल था। कब का? 1960s का। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1960s के टाइम में एक आया, ये वर्ड आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? हरित यानी कि हरे भरे क्षेत्र में, और क्रांति, क्रांति मतलब होता है एक क्षेत्र में आने वाला बड़ा चेंज। क्रांति का मतलब आप लड़ाई झगड़ा मत समझ लीजिएगा, क्रांति का मतलब होता है एक बड़ा कोई चेंज हो जाए अचानक से। तो क्या कोई बड़ा चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? हरित क्रांति। वो चेंज क्या था? जो हम लोग पहले परंपरागत बीज यूज करते थे उसके जगह हम लोग अब यूज करने लगे HYV। इसको हिंदी में बोलेंगे अधिक उपज देने वाले बीज, और इंग्लिश में बोलेंगे हाई यील्ड वैरायटी। हाई मतलब ज़्यादा, यील्ड मतलब उत्पादक, और वैरायटी यानी कि प्रकार। ठीक है, तो किस प्रकार का हम लोग बीज अब यूज़ करेंगे? हाई यील्ड वैरायटी। बोले ये कहाँ से आया? तो देखिए, बहुत सारा रिसर्च वगैरह करके इसको लेबोरेटरी वगैरह में डेवलप किया गया है, कुछ चेंज कर करके। ठीक है, तो आप लोग जो सुनते हैं ना हाइब्रिड, वो यही सब होता है। ठीक, तो हाई यील्ड वैरायटी, ऐसा बीज यूज़ करें जो उत्पादन बहुत ज़्यादा दे। ठीक है, तो जो हरित क्रांति हुआ उसमें यही वाला बीज यूज़ किया गया, और हम लोग को नया तरीका से सिखाया गया कि कैसे गेहूं और चावल की खेती करना है। ठीक है, तो लिख रहा है कि परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में एक ही पौधे से, एक ही पौधा, जैसे एक डाली लगा रहता है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा धान होता है। तो बोल रहा है जब ये HYV आया तो एक ही छल्ला में
मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। ठीक है, यानी कि एक ही छल्ला में पहले जितना होता था उसका डबल अब होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा। डबल मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। अब क्या हुआ, हम लोग पढ़ रहे हैं कि पैदावार बढ़ाया जा सकता है क्या। तो एक तो हम लोग देखे बहुविध फसल प्रणाली, अब देख रहे हैं कि आधुनिकता, मॉडर्न सिस्टम लाएं। अब मॉडर्न सिस्टम में HYV यूज़ करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि उसी एक ही पौधे से बहुत ज़्यादा उत्पादन दे रहा है। ठीक है, तो बताइए पैदावार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप HYV यूज़ करते हैं तो आपको उसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। अब बताइए पानी कहाँ से लाइएगा, तो आप बोलेंगे बरसात हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बरसात हो जाता है और सिंचाई का भी सिस्टम हम लोग किए हैं, लेकिन बताइए क्या वो आपका ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करने लगेगा। अब वो आपका ज़्यादा पानी यूज़ करने लगेगा तो फिर आपको पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन चलिए अभी हम लोग नेगेटिव पक्ष को छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे पक्ष को देखते हैं। हाँ, इसमें पानी ज़्यादा लगेगा, फिर खाद भी ज़्यादा लगेगा। जो हम लोग उर्वरक बोल रहे हैं ना, उर्वरक, वो उर्वरक भी ज़्यादा लगेगा। इसमें कीट पतंग लग जाता था तो कीटनाशक भी लगेगा। कीटनाशक जो बोला जाता है हम लोग खाते हैं, वही सबसे हम लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो कीटनाशक भी यूज होने लगा। तो इतना, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को पैदावार बढ़ाना है, तो पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग हरित क्रांति लाएं, नए नए तरीके से यूज़ किए, लेकिन हम लोगों को अब लागत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लागत ज़्यादा लगेगा तो उत्पादन ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और हम लोग क्या करने लगे, ये एग्जाम्पल आपको जो हरित क्रांति है ज़्यादातर वो आपको दिखेगा पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये सबसे ज़्यादा किसान, आधुनिक किसान उधर का माना जाता है। जब भी कोई खेती में नया चीज़ आएगा तो वही लोग ट्राई करेगा ज़्यादातर। ठीक है, हम लोग यहाँ बोल दो तो चेंज नहीं करना चाहता है कोई भी चीज़ चेंज करने बोलो, नहीं 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 वो नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक, तो वहाँ के किसान जैसा रिसर्च में आता है जल्दी सब चीज़ अपनाता है, तो उन लोग HYV बीजों को अपनाया, रासायनिक उर्वरक अपनाने लगा, जो वही केमिकल फर्टिलाइज़र बोलते हैं, खाद वगैरह, DAP आप लोग सुने होंगे, यूरिया सुने होंगे, वो सब, और कीटनाशक वगैरह यूज़ करने लगा। ट्रैक्टर यूज़ होने लगा, मशीन ऐसा ऐसा यूज होने लगा जो जुताई भी करता है, कटाई भी करता है, सारा चीज़। और इससे गेहूं का पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उधर का जो ज़मीन है पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी यूपी, वो खास करके गेहूं के लिए अच्छा है। हालांकि वहाँ धान अच्छे से वो लोग लगाया है और नुकसान पहुँचाया है, लेकिन ये जो ज़रूरत है वो क्या है कि उस एरिया में गेहूं का पैदावार अच्छा हो सकता था। अब आप पालमपुर, जो काल्पनिक रूप में ही सही, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पालमपुर कहाँ पर है, तो वो है पश्चिमी यूपी में। और पश्चिमी यूपी में जहाँ पहले परंपरागत बीज से 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर आपको याद है ना, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कितना खेती मतलब उत्पादन होता था, 1300 किलोग्राम। लेकिन जो HYV ये हम लोग हरित क्रांति के बाद यूज़ करने लगे, वो 3200 किलोग्राम हो गया। अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो गया, यानी कि लगभग 2.5 गुना का वृद्धि। कितना, 2.5 गुना, हम तो डबल बोल रहे थे। तो अब ये इस तरीके से हरित क्रांति से उत्पादन 2.5 गुना तक दिख रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा पैदावार मिला, और पैदावार मिला तो अधिशेष यानी कि आपके पास बहुत सारा बच जाना, तो वो किसानों के पास बहुत बचने लगा, और जब बचने लगा तो गेहूं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर वो बेचने लगा। ठीक, अब कंपेयर यहाँ पे करना है कि 1965-66 में दाल का उत्पादन होता था 10 करोड़ टन और गेहूं का उत्पादन होता था 10 करोड़ टन। लेकिन 2015-16 का जो रिपोर्ट है उसमें दाल मात्र 7 करोड़ टन बढ़ा है, 17 करोड़ टन हुआ, और गेहूं देखिए 84 बढ़ के 94 करोड़ टन हो चुका है। यानी कि आप एक बात सोच सकते हैं कि ये जो ध्यान दिया गया ज़्यादातर, कौन सा, ये किस चीज़ पे ध्यान दिया गया, वो गेहूं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, इंडिया में यही दिक्कत है कि इंडिया में 1 2 3 फसल के ही पीछे लोग लगा रहता है, अब बाकी चीज़ हम लोग को घटने लगता है। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। तो 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों से किसान किसका प्रयोग करते हैं। वो पूछ रहा है कि आपके यहाँ पे किसान किस तरह का खेती करता है, सिंचाई का क्या स्रोत है और सिंचाई में कितना एरिया लगभग कवर हो जाता है, ये सारा क्वेश्चन है। तो आज लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते, सोचे तो थे 1-2 और पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा सा आपको भी बोर लग रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। रीडिंग ज़रूर लगाइएगा।